अरे क्या हुआ तुझे? सुबह सुबह इस तरह मुंह फुलाकर क्यों बैठा है? अरे तुम तो जानती हो ना माँ कि मुझे अपना नया काम शुरू करना है, और काम शुरू करने के लिए पैसे भी तो चाहिए, और पैसे के नाम पर मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ बेटा, इसमें ऐसे उदास होने वाली क्या बात है? तेरे पास पैसे नहीं है तो तेरी पत्नी को बोल, अपने मायके से जाकर पैसे लेकर आएगी। अरे उसके मायके में खाने का दाना पानी तो है नहीं, मेरे काम के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएगी वो? तुझे तो मैंने पहले ही कहा था कि इस लड़की से शादी मत कर, फिर भी तूने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर इससे शादी की। अगर हमारी मर्जी से शादी की होती तो इतने अमीर लड़की से तेरी शादी करवाते जो दुनिया भर का दहेज लेकर आती घर में। जाकर बोल उसे कि तुझे पैसे चाहिए। अमित ने रिंकी से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसका तेवर उसके लिए बदल गया था। जैसे उसकी माँ ने उसे 2-4 बातें बोली तो वो पैसे मांगने के लिए रिंकी के पास चला गया और उसे उसके मायके से पैसे मांग कर लाने के लिए कहने लगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे मेरे मम्मी पापा? वो दोनों जैसे तैसे करके तो अपनी 2 वक्त की रोटी खाते हैं। उनके पास इतना पैसा होता तो क्या आज उनका जीवन ऐसा होता? अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। अभी के अभी घर जाओ और अपने मम्मी पापा से पैसे मांग कर लाओ, और अगर पैसे लेकर नहीं आई ना तो यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अमित रिंकी को जबरदस्ती उसके घर भेज देता है। रिंकी पूरे रास्ते रोते हुए अपने घर तक पहुंचती है, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही वो अपने आंसू साफ करती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। उसकी माँ आकर दरवाजा खोलती है और अपनी बेटी को इतने समय बाद देखकर बहुत खुश होती है। कितने दिनों बाद घर पर आई है तू? जब से शादी करके गई है तब से यहाँ पर तो तूने आना ही बंद कर दिया था। आ अंदर आ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। रिंकी देखती है कि उसका मायका पहले जितना टूटा फूटा और पुराना था अब तो उससे भी ज्यादा जर्जर हो चुका था। हर जगह सीलन आई हुई थी और पूरा घर बहुत कमजोर हो चुका था। रिंकी ने देखा कि चीनी के डिब्बे में बस 1 चम्मच चीनी थी। उसकी माँ ने रिंकी के लिए 1 कप चाय बनाई। तुमने सिर्फ 1 कप चाय क्यों बनाई माँ? अरे बेटा, मैंने और तेरे पिताजी ने तो अभी नाश्ता किया था, इसलिए मेरा चाय पीने का मन नहीं था तो बस तेरे लिए चाय बना दी। रिंकी समझ गई थी कि घर में ना तो राशन है और ना ही खाने पीने के लिए ज्यादा कुछ है, इसलिए घर में जो कुछ भी था उसकी माँ ने उसे लाकर दे दिया। उसकी माँ अपने चेहरे की हंसी के पीछे घर के हालात छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हालात छुप नहीं सकते थे। घर की हालत देखकर रिंकी की आंखों में आंसू आ गए। काश भगवान ने मुझे तुम्हारी बेटी बनाने की बजाय तुम्हारा बेटा बनाया होता, तो मैं तुम्हारे साथ रहती। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख होता है माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तू क्यों खामखा चिंता करती है? रिंकी ने थोड़ी बहुत सिलाई का काम करके कुछ पैसे जोड़े थे, जिसे उसने अपने ससुराल वालों की नजर से बचा लिया था, वरना तो वो उसके सारे पैसे हड़प लेते थे। रिंकी ने उन पैसों से अपने मायके में राशन भरवाया और बाकी के पैसे अपनी माँ को दे दिए और कुछ देर बाद अपने ससुराल वापस चली गई। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गई, लेकिन तुम्हारे हाथ में मुझे पैसों का कोई बैग नहीं दिख रहा। पैसे लेकर आई हो या नहीं? आपको लगता है क्या इसके फटीचर माँ बाप इसे कुछ देंगे? ये कुछ लेकर नहीं आई है, बस हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी हुई है। मैं तो कहती हूँ इसे घर से निकाल दो भैया, तो ही अच्छा रहेगा। रिंकी के ससुराल के सभी सदस्य उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगते हैं और उसका पति उसका हाथ पकड़कर उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। तभी ये सब होते हुए पड़ोस के लोग देख लेते हैं और उन लोगों को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। लोगों की वजह से वो रिंकी को वापस अंदर ले जाते हैं, लेकिन अब उनके दिमाग में रिंकी को लेकर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। सब एक कमरे में बैठे हुए थे और रिंकी के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। मैं तो कहती हूँ इसे मार डालो, हमारे सर पर बोझ बनकर बैठ गई है। अपने मायके से कुछ लाना तो दूर, हमारा खर्चा दिन पर दिन बढ़ा रही है, और अगर कल को बच्चा हुआ तो उसका खर्चा भी हमारे सर पर आ जाएगा। ऐसी गरीब फटीचर से अपने खानदान का वारिस नहीं चाहिए मुझे। अरे लेकिन माँ, अगर इसे मार भी दिया तो इसके कत्ल का इल्जाम हम पर आ जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अमित की बात सुनकर उसकी बहन शीना अचानक बीच में बोल पड़ती है और वो रिंकी को मारने के लिए उन सबको एक आइडिया बताती है। रात को वो लोग रिंकी के कमरे में जाते हैं जहाँ वो गहरी नींद में सो रही थी। अचानक अमित टेबल फैन की खुली वायर रिंकी पर छोड़ देता है और करंट लगने के कारण वहीं पर करंट लगने की वजह से उसकी मौत हुई थी। तो पुलिस भी उसे एक हादसा समझ लेती है और वो लोग उससे मारकर बच जाते हैं। अच्छा हुआ जब वो मर गई, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मुकेश जैसे ही ऐसा बोलता है तभी उसके सर पर चल रहे पंखे से एक वायर अपने आप उसके ऊपर जाकर गिरती है और उसे बहुत जोर का झटका लगता है। वो झटका इतना तेज था कि करंट लगते ही मौके पर मुकेश की मौत हो जाती है
उन लोगों ने रिंकी को करंट देकर मार दिया था, इसलिए अब रिंकी एक करंट मारने वाली चुड़ैल बन जाती है। एक को तो मैंने मौत के घाट उतार दिया, अब धीरे धीरे करके इन सब से बदला लूंगी। अगर नहीं रहना था मेरे साथ तो मुझे तलाक ही दे देते, मैं अपने माता पिता की सेवा ही कर लेती, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे जीते जी मार डाला। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। मुकेश के देहांत के बाद वो उसका अंतिम संस्कार करके आते हैं, तभी शीना कहती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं पापा को भाभी की आत्मा ने तो नहीं मार डाला। हम लोगों ने भी उन्हें करंट देकर मारा था और पिताजी की मौत भी करंट से ही हुई है। हो ना हो, लेकिन मुझे ये भाभी की आत्मा का ही काम लगता है। अरे चुप करो शीना, ये आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, और पापा की मौत बस एक हादसा है। तुम ये सब फालतू की बातें मत करो। अमित शीना की बात को अनदेखा कर देता है। रात को वो सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे, तभी शीना को अपने कमरे में कुछ आवाज सुनाई देती है। अचानक उसकी नींद टूटती है तो वो देखती है कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसके हाथ में 2 वायर है। कौन हो तुम, और तुमने अपने हाथ में खुली वायर्स क्यों पकड़ी हुई हैं? तुम जो भी हो, जाओ यहाँ से। अरे अरे मेरी प्यारी ननद, वो क्या है ना, मरने के बाद मेरा अकेले मन नहीं लग रहा। तुमने मुझे करंट देकर मार जो डाला, अब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें भी अपने साथ ही ले चलती हूँ। अपनी भाभी की चुड़ैल की ये बात सुनकर शीना बुरी तरह डर जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं लेता। तभी चुड़ैल उड़ती हुई उसके पास आती है और वो 2 खुले वायर शीना के ऊपर फेंक देती है। शीना को बहुत जोर से करंट लगता है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। सुबह जब उसके घर वाले उसके कमरे में आते हैं तो शीना की डेड बॉडी देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, शीना की मौत भी करंट लगने से हुई है? कहीं शीना की बात सच तो नहीं कि रिंकी की आत्मा हमसे बदला ले रही है? अगर ऐसा है तो अगला नंबर हमारा ही होगा। हमें किसी तांत्रिक बाबा के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। अब तो कोई तांत्रिक बाबा ही इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। वो दोनों डरी हुई हालत में गांव के पास वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। लेकिन जैसे ही तांत्रिक बाबा उनकी बात सुनते हैं तो उन्हें उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उनकी मदद करने से साफ मना करके उन्हें वहां से भगा देते हैं। वो डरी हुई हालत में अपने घर आते हैं। अब तो तांत्रिक बाबा ने भी हमारी मदद करने से मना कर दिया, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। शांति बहुत घबराई हुई किचन में जाती है और कुछ खाने के लिए बनाने लगती है। वैसे ही उसकी बहू की चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो जाती है। उसे मिक्सी से बहुत तेज करंट लगता है और उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर अमित जल्दी से किचन में भागता हुआ आता है तो वहां पर उसे एक चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई देती है। बस एक तुम ही बाकी हो, तुम्हें भी मैं अभी क्या भी निपटा देती हूँ। मुझे मारने की सजा तो मिलनी चाहिए ना तुम्हें। मुझे माफ कर दो रिंकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं कैसे मैं इन लोगों के बहकावे में आ गया था। मैं मानता हूँ कि मैंने गुनाह किया है, लेकिन मैं पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगा और जेल में अपनी सजा काटूंगा। लेकिन तुम मुझे छोड़ दो। अच्छा, तो फिर जाओ और पुलिस को जाकर सब कुछ बताओ। चुड़ैल के डर से अमित भागा भागा पुलिस स्टेशन जाता है। उसने और उसके परिवार ने मिलकर उसकी पत्नी को जैसे मारा वो सब कुछ पुलिस को बताता है, तो पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। जेल में रहूंगा तो कम से कम जिंदा